आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू कर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। किसी भी चीज को संसाधन या रिसोर्स क्या बनाता है? क्या सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वो सोना है, या कोयला इसलिए ऊर्जा है क्योंकि वो जमीन के नीचे पड़ा है? सही सवाल है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भूगोल की एक बहुत दिलचस्प पड़ताल है। ये बताती है कि हम अपने पैरों के नीचे की जमीन से लेकर आसमान तक की चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी कैसे बर्बाद भी कर देते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी कोशिश प्रकृति, इंसान और विकास के इस उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलने की है। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि संसाधन प्रकृति का एक मुफ्त तोहफा है। हाँ, बस पढ़े उठा लो। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। उसे संसाधन बनने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम इंसान सबसे अहम किरदार हैं। अच्छा, तो अगर कोई चीज अपने आप में संसाधन नहीं है तो वो बनती कैसे है? इन नोट्स के मुताबिक पर्यावरण की कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर सके वो संसाधन है। हाँ, लेकिन उसके साथ 3 शर्तें जुड़ी हैं। हाँ, और ये 3 शर्तें ही सारा खेल बदल देती हैं। पहली शर्त है तकनीकी सुलभता, मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। यानी हमारे पास उसे हासिल करने की तकनीक है या नहीं। बिल्कुल। जैसे चांद पर हीलियम-3 का भंडार हो सकता है, जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन जब तक हमारे पास उसे आसानी से और किफ़ायती तरीके से लाने की तकनीक नहीं है, तब तक वो हमारे लिए क्या है? सिर्फ एक किताबी संभावना। हाँ, संसाधन नहीं। ठीक है, तो सिर्फ होना काफी नहीं है, उस तक पहुंचना भी जरूरी है। और दूसरी शर्त? दूसरी है आर्थिक व्यवहार्यता, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। यानी उसे निकालने का खर्च उससे मिलने वाले फायदे से कम होना चाहिए। सही। स्रोत में एक बहुत सटीक उदाहरण है। मान लीजिए जमीन के नीचे 1000 रुपए का सोना है, लेकिन उसे निकालने में 2000 रुपए लग जाएं। तो कोई भी उसे क्यों निकालेगा? बिल्कुल। वो सोना वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन वो एक आर्थिक संसाधन नहीं कहलाएगा। ये तो बिजनेस का सीधा सा हिसाब है। लेकिन तीसरी शर्त थोड़ी अलग है, सांस्कृतिक स्वीकार्यता, कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समाज उसे एक संसाधन के तौर पर स्वीकार भी करे। हर चीज हर समाज के लिए संसाधन नहीं होती। जैसे कुछ संस्कृतियों में सूर का मांस एक महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन है, हाँ। लेकिन कई दूसरी संस्कृतियों में उसे खाना वर्जित है। तो वहां अरबों सूअर होने के बावजूद वो उनके लिए खाद्य संसाधन नहीं होंगे। अच्छा, तो एक ही चीज तकनीक, अर्थशास्त्र और संस्कृति के नजरिए से अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन असल में मानवीय गतिविधियों का नतीजा है। हम तय करते हैं कि क्या संसाधन है और क्या नहीं। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इन नोट्स में एक त्रिकोण का जिक्र है: प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। और इंसान बीच में है। हाँ, इंसान इस त्रिकोण के बीच में है। वो प्रकृति से चीजें लेता है, तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें बदलता है, और फिर सरकार, कानून, बाजार जैसी संस्थाएं बनाकर उनके इस्तेमाल का तरीका तय करता है। वाह! ये तीनों मिलकर किसी चीज को संसाधन बनाते हैं। तो अगर कोई चीज संसाधन तभी बनती है जब इंसान उसे वैसा बनाना चाहे, तो इसका मतलब है कि संसाधनों को देखने के कई अलग-अलग नजरिए होंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है स्रोत में जो वर्गीकरण दिया है वो असल में इसी इंसानी नजरिए की कहानी बताता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वर्गीकरण सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये देखने का तरीका है कि हम दुनिया को कैसे मापते हैं। तो पहला नजरिया है उत्पत्ति का, ओरिजिन। क्या वो चीज जीवित है या निर्जीव? जीवित है तो जैविक, मतलब बायोटिक, जैसे जंगल, मछलियां और हम खुद। और निर्जीव है तो अजैविक, एबायोटिक। हाँ, जैसे चट्टानें, हवा, पानी, धातुएं। ठीक है। और दूसरा नजरिया है समाप्यता का, एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी क्या वो चीज खत्म हो जाएगी या वापस बन जाएगी। हाँ, नवीकरणीय और अननवीकरणीय। ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम पानी को नवीकरणीय मानते हैं, है ना? लेकिन अगर हम जमीन के नीचे का सारा पानी निकाल लें और उसे दोबारा भरने का मौका ही ना दें, तो क्या वो हमारे लिए नवीकरणीय बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लेबल भी पत्थर की लकीर नहीं है। वहीं कोयला और पेट्रोल जैसे अननवीकरणीय संसाधन हैं जो लाखों सालों में बनते हैं और जिन्हें हम कुछ 100 सालों में खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा नजरिया है स्वामित्व का, ओनरशिप, मतलब
मालिक कौन है? मेरा घर व्यक्तिगत है, सही। लेकिन गांव का तालाब या शमशान भूमि? वो सामुदायिक यानी कम्युनिटी संसाधन हुए, जिन पर पूरे समुदाय का हक होता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि क्या आज के जमाने में ये सामुदायिक संसाधनों का विचार धुंधला नहीं पड़ रहा है? गांवों में भी अब हर चीज पर निजी हक की बात होती है। हाँ, ये तो है। फिर आते हैं राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, नदियां, जंगल, सड़कें और समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक का इलाका। हाँ, करीब 22.2 किलोमीटर तक। और उसके आगे का समंदर, वो किसका है? वो है अंतर्राष्ट्रीय। सही। 200 नॉटिकल मील के बाद का खुला महासागर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मंजूरी लेनी पड़ती है। और चौथा नजरिया जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है विकास की स्थिति का, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये बताता है कि हम किसी संसाधन को लेकर कितने तैयार हैं। इसमें 4 दिलचस्प श्रेणियां हैं। पहली है संभावी, पोटेंशियल। ये वो संसाधन हैं जो मौजूद तो हैं, पर हम अभी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है, लेकिन हमने अभी तक उसका पूरा उपयोग करना शुरू नहीं किया है। यानी हमें पता है कि वहाँ खजाना है, पर हमने अभी ताला नहीं खोला है। बिल्कुल। दूसरी श्रेणी है विकसित, डेवलप्ड। ये वो हैं जिनका सर्वे हो चुका है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा पता है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बॉम्बे हाई से निकलने वाला कच्चा तेल। एकदम सही। तीसरी श्रेणी है भंडार, स्टॉक। ये क्या है? ये वो हैं जो हमारे पास हैं तो, पर उन्हें इस्तेमाल करने की सही तकनीक नहीं है। अच्छा। जैसे पानी, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। दोनों ही ऊर्जा के बेहतरीन स्रोत हैं, पर हमारे पास ऐसी किफायती तकनीक नहीं है कि हम बड़े पैमाने पर पानी से ऊर्जा बना सकें। तो ये भविष्य की संभावना है। और आखिरी श्रेणी है संचित कोष, रिजर्व। ये भंडार से कैसे अलग है? संचित कोष भंडार का ही एक हिस्सा है। फर्क ये है कि इन्हें इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास है, लेकिन हम इन्हें बचा कर रख रहे हैं। हाँ, हम जानबूझकर इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रख रहे हैं। जैसे नदियों के पानी से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन हम सारे बांध एक साथ नहीं बना रहे। ये वर्गीकरण तो साफ करता है कि संसाधन प्रबंधन कितना जटिल काम है, लेकिन इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि हमने इस प्रबंधन में बहुत गड़बड़ की है। हाँ, की है। इन दस्तावेजों में 3 बड़े खतरों की बात की गई है। क्या है वो? पहला, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच ने संसाधनों का भयानक ह्रास किया है, डिप्लीशन। दूसरा, संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, अमीर और गरीब, या जैसा स्रोत कहता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, वो है पारिस्थितिकी संकट, इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जमीन का बंजर होना, ये सब शब्द अब सिर्फ अखबारों में नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी संकट की वजह से सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार सामने आया। ये अब सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं रहा। नहीं, अब ये जिंदा रहने की शर्त बनता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा विकास करो जो पर्यावरण को बर्बाद ना करे और आज की जरूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों का हक ना छीने। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल संतुलन है। तो जैसे आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहस, हमें प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी चाहिए, जो आज की जरूरत है, लेकिन उन बैटरी के लिए जो लिथियम और कोबाल्ट की खुदाई होती है, वो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी और जमीन का संकट पैदा कर दे। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली चैलेंज है ना? हाँ, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। इसी चैलेंज से निपटने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ था। हाँ, जहां एजेंडा 21 पर दस्तखत हुए थे। हाँ, 100 से ज्यादा देशों ने साइन किया था। मकसद यही था कि सब देश मिलकर गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के विनाश से लड़ें। संसाधन नियोजन मतलब रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत में संसाधनों का बंटवारा बहुत असमान है। मतलब यहाँ हर तरह की परिस्थिति मौजूद है। हाँ। एक तरफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो खनिज और कोयले से मालामाल हैं। तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पानी तो बेशुमार है, लेकिन विकास की कमी है। बिल्कुल। और राजस्थान को देखिए, वहाँ सूरज और हवा से ऊर्जा बनाने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन पानी की एक एक बूंद कीमती है। सही। और लद्दाख अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वहाँ पानी, उपजाऊ जमीन और खनिजों की भारी कमी है। तो अगर हर राज्य सिर्फ अपने संसाधनों के भरोसे रहेगा, तो देश में संतुलित विकास कभी हो ही नहीं सकता।
इसीलिए एक राष्ट्रीय स्तर की योजना जरूरी है जो इन कमियों और ताकतों को जोड़ सके। 1 मिनट, यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। तो क्या सिर्फ संसाधनों से भरपूर होना ही विकास की गारंटी नहीं है? अरे ये तो बहुत बड़ा मिथक है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि जहाँ ज्यादा खदानें और खनिज है वो राज्य सबसे अमीर होगा। इन नोट्स में साफ लिखा है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों से भरे हैं पर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अच्छा। हाँ, वहीं दिल्ली जैसे क्षेत्र हैं जहां कोई खास प्राकृतिक संसाधन नहीं है पर वो आर्थिक रूप से बहुत विकसित हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ संसाधनों का होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सही तकनीक, पढ़े लिखे लोग और एक ईमानदार व्यवस्था का होना कहीं ज्यादा जरूरी है। ये योजना और संतुलन की चुनौती तब और साफ हो जाती है जब हम भारत के सबसे बुनियादी संसाधन को देखते हैं जिस पर बाकी सब कुछ टिका है, हमारी जमीन और मिट्टी। बिल्कुल। भारत की जमीन की तस्वीर भी काफी विविध है। करीब 43% हिस्सा मैदान है जो हमारी खेती और उद्योगों की रीढ़ है। 23% पठार है जहां हमारे ज्यादातर खनिज, जीवाश्म ईंधन और जंगल पाए जाते हैं। और इस जमीन के ऊपर जो मिट्टी की परत है वो भी हर जगह एक जैसी नहीं है। इन नोट्स में कई तरह की मिट्टियों का जिक्र है पर दो पर खास ध्यान दिया गया है। एक है जलोढ़ मिट्टी। हाँ, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये भारत में सबसे बड़े इलाके में फैली है और सबसे उपजाऊ भी है। ये उत्तरी मैदानों में नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है। ये भी दो तरह की होती है ना? हाँ, बांगर और खादर। हाँ, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं जिसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं जो बहुत बारीक और ज्यादा उपजाऊ होती है। मुझे हमेशा से काली मिट्टी के बारे में जानने की उत्सुकता रही है। उसे कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? हाँ, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसे रेगुर भी कहती हैं और ये कपास की फसल के लिए एकदम सही मानी जाती है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी नमी सोखने की अद्भुत क्षमता। ये मिट्टी बारिश होने पर चिपचिपी हो जाती है और पानी को लंबे समय तक पकड़ कर रखती है। अच्छा। और जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। देखने में ये खराब लगता है पर इससे मिट्टी में हवा अंदर तक चली जाती है। तो एक तरह की प्राकृतिक जुताई हो जाती है। बिल्कुल, इसे सेल्फ प्लाविंग भी कहते हैं। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन हम सिर्फ संसाधनों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, उनके खत्म होने की भी तो एक कहानी है। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। हाँ, सॉइल इरोजन एक ऐसी ही खतरनाक हकीकत है। इसका मतलब है मिट्टी की सबसे ऊपरी यानी सबसे उपजाऊ परत का हवा या पानी से कटकर बह जाना। और ये होता क्यों है? देखिए, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया तो है, लेकिन इंसानी हरकतों जैसे जंगलों की कटाई और गलत तरीके से खेती ने इसकी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दिया है। पानी से होने वाला कटाव तो बहुत नाटकीय हो सकता है, जैसा कि स्रोत में लिखा है। हाँ, एक तरीके को अवनालिका अपरदन या गली इरोजन कहते हैं। सोचिए, जैसे तेज बारिश का पानी जमीन पर अपनी छोटी छोटी नदियां बना देता है और मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियां खोद देता है। जब ये नालियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो वो जमीन किसी काम की नहीं रहती। चंबल घाटी के बीहड़ इसी का नतीजा है शायद। बिल्कुल वही है। और दूसरा तरीका तो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है क्योंकि वो नजर ही नहीं आता। चादर अपरदन, शीट इरोजन। ये क्या होता है? इसमें पानी एक बड़ी चादर की तरह पूरे खेत में फैलता है और चुपके से ऊपर की पूरी पतली परत को अपने साथ बहा ले जाता है। और किसान को पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता कि उसके खेत की जान धीरे धीरे निकल रही है। तो क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? इन नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प और पुराने तरीकों का जिक्र है। बिल्कुल, और ये तरीके दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ संतुलन बनाना जानते थे। पहला है समोच्च जुताई, कॉन्टूर प्लाविंग। अच्छा, ये कैसे काम करता है? सोचिए, आप एक पहाड़ी ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने की बजाय ढलान पर आड़ी रेखाओं की तरह हल चला रहे हैं। मतलब कॉन्टोर लाइंस के साथ साथ? हाँ, ये छोटी छोटी रेखाएं पानी के बहाव के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं और मिट्टी को बहने से रोकती हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना? वो सीढ़ीदार कृषि या टेरेस कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें पहाड़ को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं। हर सीढ़ी पानी की रफ्तार को कम करती है और मिट्टी को वहीं रोक लेती है। और तीसरा तरीका है पट्टी कृषि, स्ट्रिप क्रॉपिंग। हाँ, इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर एक पट्टी में फसल और दूसरी में घास उगाई जाती है। ये घास की पट्टियां हवा की रफ्तार को कम कर देती हैं। और मेरा पसंदीदा तरीका है रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स। ये नाम ही कितना खूबसूरत है। हाँ,
और इसका काम भी उतना ही खूबसूरत है। इसमें खेतों के चारों तरफ पेड़ों की एक या कई कतारें लगा दी जाती हैं। एक दीवार की तरह। हाँ, ये पेड़ एक दीवार की तरह हवा को रोकते हैं और मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। खासकर रेगिस्तानी इलाकों में ये तरीका किसी वरदान से कम नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने एक साधारण से सवाल से शुरू किया कि संसाधन क्या है, और हम वैश्विक सम्मेलनों से होते हुए एक किसान के हल चलाने के तरीके तक पहुंच गए। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है? इसका सार यही है कि संसाधन सिर्फ चीजें नहीं हैं। वो प्रकृति, हमारी तकनीक और हमारी पसंद के बीच का एक जिंदा रिश्ता है। हमारी हर पसंद, चाहे वो बाजार में कुछ खरीदने की हो या जमीन को बचाने की, इस रिश्ते के संतुलन पर असर डालती है। हमें ये याद रखना होगा कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मात्र हैं। तो दोस्तों, ये था क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।